क्लास 11th के बच्चे ध्यान देंगे। आपके यहाँ आज इस वीडियो में बताया जाएगा त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मीन्स होता है 3 डायमेंशन इन स्पेस। 3 डायमेंशन इन स्पेस। तो त्रिविमीय समावयवता। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि त्रिविमीय समावयवता 2 प्रकार की हो सकती है। पहला नंबर, एक को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा होती है इसमें दूसरी समावयवता है प्रकाशिक समावयवता, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से आपको ये 2 समावयवता त्रिविमीय समावयवता के अंतर्गत पढ़ना होगा। यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म मे बी ऑफ 2 टाइप। वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको हम एक सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आइए देखा जाए एक एक करके इन समावयवताओं को। पहले नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करने जा रहे हैं त्रिविमीय यानी ज्यामितीय समावयवता की। सबसे पहला नंबर हम लोग ज्यामितीय समावयवता के बारे में। और अभी मैंने बताया कि इसका नाम ज्यामितीय या फिर इसको हम सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं। सिस ट्रांस समावयवता भी इसे बोला जाता है। अब क्या होता है इस समावयवता में? इस समावयवता में द्विबंध के चारों ओर प्रतिस्थापी परमाणुओं का सीमित घूर्णन होता है। सीमित घूर्णन होता है जिससे सिस और ट्रांस समावयवी बन जाते हैं। समावयवी बनते हैं। ये चीज़ें कन्फर्म है किसमें? जो होने जा रहा है, जिसको अभी आप देखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म restricted rotation around double bond occurs. Here substituent will form 2 isomers, one is cis isomers, another is trans isomers. जैसे अब ये कहाँ होगा, कैसे होगा? इसके लिए देखिए आगे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता आपको दिखाना चाहा, तो हमें लेना पड़ेगा कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। जैसे मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ये कंपाउंड ले लिया, इस प्रकार से। अब इस कंपाउंड को वैसे 2 ब्यूटीन बोला जाएगा, लेकिन 2 ब्यूटीन का कौन सा फॉर्म होगा? 2 ब्यूटीन का एक फॉर्म कौन सा होगा, यह देखना जरूरी है इसमें। अब 2 ब्यूटीन का ये जो फॉर्म होगा, ये वास्तव में सिस फॉर्म होगा। सिस फॉर्म बोला जाएगा। सिस रूप है ये, और सिस का मतलब होता है ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड, जिसको हिंदी में समपक्ष कहा जाता है। समपक्ष
ऑन द सेम साइड। अब ऑन द सेम साइड से क्या मतलब कि CH3 एक तरफ है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, इसलिए 2 ब्यूटीन का ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। लेकिन अगर कहीं यह चेंज होगा तो चेंज होने के लिए इसमें क्या कराना पड़ेगा हमें, रिस्ट्राइक्टेड रोटेशन, माने H जो है चला गया CH3 की ओर और CH3 आ गया H की तरफ, किसी एक साइड में रिस्ट्राइक्टेड रोटेशन हो जाएगा। तो परिणाम ये होगा, अब H यहाँ लिखा जाएगा, CH3 यहाँ लिखा जाएगा, बाकी कंपाउंड अपनी जगह पर ही होगा क्योंकि वहाँ तो रिस्ट्राइक्टेड रोटेशन हुआ नहीं। इस प्रकार से अब ये यौगिक का जो फॉर्म होगा वास्तव में है तो वो 2 ब्यूटीन है, कहा इसको 2 ब्यूटीन जाएगा, लेकिन यह यौगिक का ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। और ट्रांस का मतलब होता है ऑन दी अपोजिट साइड, ऑन दी अपोजिट साइड, हिंदी में विपरीत पक्ष। अब ये विपरीत पक्ष कहाँ है, विपरीत पक्ष साफ दिख रहा है कि यहाँ पर H और H 180 पर आ गए, CH3 180 अंश पर इस प्रकार से आ गए, जबकि यहाँ पर पोजीशन समपक्ष वाले 90 डिग्री पर थे। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री माना जाएगा तो यहाँ पर ये जो एंगल देख रहे हैं ये 180 डिग्री माना जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, या ये 180 डिग्री का एंगल होगा इस तरह से। तो याद रहे कि जो समान परमाणु होते हैं वो ट्रांस फॉर्म में 180 पर एडजस्ट हो जाएंगे, जबकि सिस फॉर्म में वो 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं। तो इस तरह से अब एक चीज़ और है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा, जबकि यहाँ डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0। यहाँ पर द्विध्रुव घूर्ण, डाइपोल मोमेंट का मतलब हिंदी में द्विध्रुव घूर्ण, यहाँ पर द्विध्रुव घूर्ण शून्य नहीं होगा, जबकि यहाँ पर द्विध्रुव घूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। कहने का मतलब कि डाइपोल मोमेंट जो है चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए अगर एक दिशा इसकी इधर बना दी जाए तो दूसरी दिशा इसकी इधर हो जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी जाएगी, इसलिए इसका कहा जाएगा कि द्विध्रुव घूर्ण हमेशा ज़्यादातर केस में ट्रांस फॉर्म का जो द्विध्रुव घूर्ण है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार से अगर हम चलें प्रकाशिक समझौता पर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर, तो प्रकाशिक समझौता दरअसल बहुत इम्पोर्टेंट समझौता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समझौता को जानने के लिए 2-3 चीज़ें जानना पड़ेगा। एक तो प्रकाशिक समझौता वहाँ पाई जाएगी जहाँ कार्बनिक यौगिक में असममित कार्बन परमाणु होगा, असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए, मतलब असिमेट्रिक, असिमेट्रिक कार्बन एटम इसेंशियल है इसमें। दूसरी चीज कि वो ध्रुवण घूर्णक हो, ध्रुवण घूर्णक हो, यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। इसके बाद इसमें ये 2 कंडीशन जो होती हैं ये बहुत आवश्यक होती हैं प्रकाशिक समझौता में। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास एक अम्ल लेते हैं और ये है लैक्टिक अम्ल, ये वही लैक्टिक एसिड है फाउंड इन मिल्क जो दूध में पाई जाती है, लैक्टिक एसिड फाउंड इन मिल्क। तो फार्मूला देखिए इसका क्या होता है लैक्टिक अम्ल का, यहाँ CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर COOH, ये फार्मूला होता है लैक्टिक अम्ल का। अब लैक्टिक अम्ल में जरा इस कार्बन पर गौर करिए, ये जो कार्बन है इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार का मतलब कि असिमेट्रिक कार्बन आइटम होगा वो, क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन आइटम वो हुआ करते हैं जिसकी चारों वैलेंसीज अदर आइटम या ग्रुप द्वारा अटैच हों। जैसे कार्बन की एक वैलेंसी H द्वारा, दूसरी वैलेंसी OH द्वारा, तीसरी वैलेंसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा,
और चौथी वैलेंसी मिथिल ग्रुप द्वारा अटैच है। यानी 4 वैलेंसी कार्बन की अगर डिफरेंट आइटम या ग्रुप द्वारा अटैच हैं, देन दिस कार्बन विल बी असिमेट्रिक कार्बन आइटम, असममित कार्बन परमाणु होगा। अब अगर असममित कार्बन परमाणु हो गया तो इसका मतलब उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, पाई जा सकती है। कैसे? इसके लिए एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश का भी बहुत रोल है इसमें। समतल ध्रुवित प्रकाश, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये भी होना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले तो हम ये बता दें कि चलो लैक्टिक अम्ल में असममित कार्बन परमाणु है, जिसको हम किरल कार्बन आइटम बोलते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाशिक समावयवता तो दर्शाएगा, क्लियर है। लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति इसका क्या व्यवहार होगा? जब इसमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम प्रेजेंट हो गया तो वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति क्या व्यवहार करेगा? अब प्लेन पोलराइज लाइट को देखें। जैसे अगर मान लीजिए हम साधारण प्रकाश की बात करें तो साधारण प्रकाश अपनी संचरण रेखा के लंबवत प्रायः सभी तलों में कंपन करते हैं। ये होगा साधारण प्रकाश। साधारण प्रकाश यानी ऑर्डिनरी लाइट है ये। और जब साधारण प्रकाश को हम निकाल प्रिज्म से होकर के, निकाल प्रिज्म है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक विशेष क्रिस्टल हुआ करती है निकाल प्रिज्म। तो निकाल प्रिज्म में एक कैपेसिटी ये होती है कि जिसमें वाइब्रेशन, जिस प्रकाश में, साधारण प्रकाश में जो वाइब्रेशन ऊपर और नीचे के तलों में हो रहा है, टॉप टू बॉटम हो रहा है, ये केवल उसी को जाने देगी और शेष जो प्रकाश है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो एक कन्वर्टेड लाइट जो आई, ये जिसमें कंपन ऊपर और नीचे के तलों में हो रहा है, यही कहलाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी प्लेन पोलराइज लाइट। यानी साधारण प्रकाश को जब निकाल प्रिज्म से होकर गुजारा जाए तो उसमें कंपन केवल ऊपर और नीचे के तलों में होता है, ऐसा प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ, वही कहलाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जो ये लैक्टिक अम्ल है जिसमें असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, इसको अगर हम इसके सामने ले जाएं, प्लेन पोलराइज लाइट के सामने, अब इस कंपाउंड में देखिए, मान लीजिए कि कंटेनर मैंने ले लिया और इसमें मैंने रख दिया लैक्टिक एसिड को। अब लैक्टिक एसिड को ही क्यों रखा? क्योंकि लैक्टिक एसिड के पास अभी मैंने देखा कि असिमेट्रिक कार्बन आइटम है, असममित कार्बन परमाणु है। तो ये लैक्टिक अम्ल क्या करेगी, ये प्रकाश के तल को या तो दाएं घुमा सकती है, पहले ओरिजिनल पोजीशन प्रकाश की ये थी, ऊपर और नीचे कंपन कर रहा था, उसको उसने घुमा दिया दाहिनी ओर, इसको कहा जाएगा डी लैक्टिक एसिड। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये जो डी आया वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लिया गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको कहते हैं हिंदी में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोला जाता है। और इसी डेक्स्ट्रो का डी ले लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ग्लूकान डी, तो ग्लूकान माने ग्लूकोज, ग्लूकोज का डी फॉर्म ग्लूकान डी कहलाता है। तो जो डी लिखा जाता है वो डेक्स्ट्रो शब्द से आया, यानी वो समतल प्रकाश के तल को ग्लूकोज किस ओर घुमा देता होगा, दाहिनी ओर। लेकिन जरूरी नहीं है को दाहिनी ओर ही घुमाए, हो सकता है को कंपाउंड आपका वही पात्र, वही सब चीजें, और लैक्टिक एसिड यहाँ लिया गया तो ये भी हो सकता है कि उसको बाईं ओर घुमा दे इस तरह से। ओरिजिनल पोजीशन तो प्लेन पोलराइज लाइट की ये थी, टॉप टू बॉटम वाइब्रेट कर रहा था, अब उसको घुमा दिया किस ओर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसको हम यल लैक्टिक अम्ल कहेंगे, यल लैक्टिक एसिड कहा जाएगा। और यल जो वर्ड आया वो लीवो रोटेटरी है, यल ए ई लीवो रोटेटरी से आया। लीवो रोटेटरी का हिंदी में कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। तो इस प्रकार से डी और यल को सामूहिक रूप से कहा जाएगा कि ये दोनों प्रकाशिक समावयवी हैं, प्रकाशिक समावयवी यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये कंडीशन होती है, इसमें प्रकाशिक समावयवी हो जाते हैं।
जैसे लैक्टिक अम्ल का उदाहरण मैंने लिया। अब इसके ज़रूरी नहीं है कि केवल लैक्टिक एसिड में ही ऐसा होता है। आपके पास एक अम्ल होती है जिसका संरचना सूत्र देखिए, COOH, सिंगल बॉन्ड HOH, और इसके पास OH और H, यहाँ है COOH। ये फार्मूला होता है टार्टरिक अम्ल का। ये वही टार्टरिक एसिड है जो इमली में पाई जाती है। और टार्टरिक एसिड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 असिमेट्रिक कार्बन आइटम है। यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन आइटम कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस प्रकार से चूंकि लैक्टिक एसिड में तो एक असममित कार्बन परमाणु था, उसने प्रकाशिक समझौता दर्शाई थी, तो टार्टरिक एसिड में कमजोर तो है नहीं लैक्टिक अम्ल से, इसमें तो 2 असिमेट्रिक कार्बन आइटम पड़े हैं। तो अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें डालें, समतल ध्रुवीय प्रकाश को डालेंगे, तो ये हो सकता है कि ये इस डायरेक्शन में घुमा दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब तो हम इसको कहेंगे डी टार्टरिक एसिड। लेकिन ये क्या करेगा? ये इसको इस तरह घुमा सकता है क्योंकि 2 असिमेट्रिक कार्बन आइटम है। तो अब यहाँ पर पोलरीमीटर बताएगा, ध्रुवण मापी बताएगा कि ऊपर के आधे भाग में घूर्णन ज़्यादा है कि नीचे के आधे भाग में घूर्णन ज़्यादा है। मान लीजिए कि ध्रुवण मापी पोलरीमीटर ने बता दिया कि अपर पोर्शन में घूर्णन ज़्यादा है, रोटेशन ज़्यादा कर रहा है वो, तो ऊपर को वरीयता देते हुए हम नीचे को इग्नोर कर देंगे। ऐसे केस में इसको हम डी टार्टरिक एसिड कहेंगे। लेकिन जब इसको आप दर्पण प्रतिबिंब लेंगे इसका, जैसे दर्पण पे अगर पी अक्षर लिखिए तो क्यों नजर आता है? देखा होगा या रख के देख लीजिए, मिरर के सामने पी अक्षर ले जाओ, पी का क्यों दिखाई देगा? उसी प्रकार से जब इसको ले जाओगे दर्पण पर रखा जाएगा टार्टरिक एसिड को, तो इसका विन्यास बदल जाएगा। देखिए त्रिबिंब माने विन्यास का बदलना, OH इधर चला जाएगा, H इधर चला जाएगा। ये असिमेट्रिक कार्बन आइटम में ये टेंडेंसी होती है कि परमाणुओं का विन्यास परिवर्तन कर देती है। जैसे अब ये भी हो जाएगा कि H इधर आ जाएगा, OH इधर आ गया, ये COOH हो गया। अब टार्टरिक एसिड का ये रूप भी नजर आ जाएगा। कुछ देर के बाद टार्टरिक एसिड चूंकि एसिमेट्रिक कार्बन आइटम है, अपने विन्यास को परिवर्तन कर लेगी। अब परिवर्तन कर लेगी तो अब ये ऊपर के घूर्णन ज्यादा कर रहा था इस प्रकार से, लेकिन घूर्णन तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। दोनों असिमेट्रिक कार्बन आइटम समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाएं या बाएं घुमाएंगे। लेकिन मैंने वरीयता किसको दी है? ऊपर वाले आधे भाग को। तो ऊपर वाला आधा भाग के हिसाब से ये हो गई यल टार्टरिक एसिड, यल टार्टरिक एसिड। ये तो पोलरीमीटर ने बताया कि अपर पोर्शन में रोटेशन ज्यादा है, मैंने वरीयता के आधार पर डी और एल फाइंड आउट कर लिया। लेकिन वही पोलरीमीटर ये भी बता सकता है कि जितना घूर्णन ऊपर है उतना ही घूर्णन नीचे भी है, और अगर दोनों घूर्णन बराबर हो जाएंगे तो कंडीशन टार्टरिक एसिड की ऐसी लिखी जाएगी, देखिए इस तरह से। अब इसमें क्या अंतर है? अंतर ये है कि HH एक तरफ हो गए, OH एक तरफ हो गए, तब इस यौगिक को कहा जाएगा मेसोटार्टरिक अम्ल, मेसोटार्टरिक अम्ल के नाम से जाना जाएगा। और मेसोटार्टरिक अम्ल जो है अब ध्रुवण अघूर्णक होगी, ध्रुवण अघूर्णक होगी। इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी, मतलब वो प्रकाश के तल को न दाएं घुमाएगी और न बाएं घुमाएगी। इसे कहा जाएगा मेसोटार्टरिक अम्ल। इस प्रकार से इसमें एक शब्द और आता है कि अगर मैंने 50% टार्टरिक एसिड डी वाला ले लिया और 50% हमने टार्टरिक एसिड यल वाला ले लिया, तो दोनों का सम अणुक जो मिक्सचर होगा, इक्विमोलर जो अमाउंट मैंने लिया दोनों का, वो रेसेमिक समावयवी कहलाएगा, रेसेमिक समावयवी। तो इसमें अगर पूछा जाएगा कि रेसेमिक आइसोमर्स क्या होते हैं, रेसेमिक समावयवी क्या होता है, तो आपको बताना होगा कि 50% डी और 50% यल की बराबर मात्रा को अगर मैंने मिला दिया तो रेसेमिक समावयवी बनेगा। और ये वास्तव में ध्रुवण घूर्णक रूप में बदला जा सकता है भौतिक विधियों द्वारा। लेकिन कहीं मेसोटार्टरिक अम्ल अगर बन गया तो फिर ये इसमें यहाँ से इसको 2 समान भागों में बांटा जा सकता है, यानी सममित तल बन जाएगा, सममित तल, यानी
प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई तो ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, यानी इसको ध्रुवण घूर्णक रूप में बदला नहीं जा सकता। यानी ये समतल ध्रुवीय प्रकाश के प्रति जो है इसका व्यवहार डी और एल की ओर नहीं घुमा सकता, जबकि ये रेसेमिक जो आपने बनाया है इसको आप घुमा सकते हैं। तो ये भौतिक विधियों द्वारा चेंजमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर भौतिक विधि काम नहीं आएगी। एक बार मेसोटार्टिक अम्ल अगर बन गया, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें बन गई, यौगिक को इस केंद्र से दो समान भागों में आपने बांट दिया, एच एच एक तरफ होगा, ओ एच एक तरफ होगा, तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ऐसी कंडीशन में फिर वो ध्रुवण अघूर्णक रूप बनेगा, जो कि ध्रुवण घूर्णक रूप में बदला नहीं जा सकता। ये होती है प्रकाशिक समाज।